चल रही है ट्रिप पे जाने की, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्रूजर के लिए जाना है या फिर नहीं जाना है। दोस्त कह रहा है हिमालयन ले लो, लेकिन आप सोच रहे हैं क्रूजर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो डिसाइड करना पड़ेगा बॉस कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह की ट्रिप पे जाना है, किस जगह जाना है, किस तरह की बाइक चाहते हैं। इस बाइक के अंदर क्या क्या मिल रहा है जो मेरे सामने खड़ी है, ये है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 का लेटेस्ट मॉडल, जिसके अंदर सारी चीजें पहले के मुकाबले बेहतर हो चुकी हैं। क्या क्या चीजें बदल चुकी है उसके बारे में तो मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी रिव्यू वीडियो के अंदर, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके दिमाग में कोई ना कंफ्यूजन चल रही है कि आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बहुत खर्चीली तो नहीं है, पैसा ज्यादा लगाएगी, माइलेज कितना देती है, पैसा वसूल है या फिर नहीं, ये सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं दोनों कॉइन के दोनों फेस दिखाने वाला हूं आपको, अच्छी भी दिखाने वाला हूं, अच्छाइयां भी दिखाने वाला हूं, कमियां भी दिखाने वाला हूं, प्रोज भी बताने वाला हूं, कॉन्स भी बताने वाला हूं, ताकि आप एक अनबायस्ड डिसीजन ले सकें और अपने लिए ये सोच सकें कि मीटियोर 350 लिए आपके लिए अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 के सभी प्रोज एंड कॉन्स मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आइए आज बात कर ही लेते हैं मीटियोर 350 के सभी प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अक्सर सीधी बात बताता हूं और नो बकवास करता हूं, तो इसीलिए मैं आपको सीधे स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूं कि पहली अच्छाई मुझे इसके अंदर क्या लग रही है। देखिए, जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था तो मुझे जो कॉन्फिडेंस इसके अंदर मिल रहा था वो बहुत ही कमाल का था किसी क्रूजर के लिए। क्योंकि क्रूजर में अगर बाइक के अंदर शेक ना हो और वाइजर के बगैर भी अगर स्टेबिलिटी बनी रहे तो एक असली क्रूजर होती है, जहां पर आप लोगों को कंफर्टेबल पोस्चर मिलता है। और वो चीज ये बाइक डिलीवर करने में सबसे आगे है, क्योंकि ये बाइक एक हैवी बाइक है। 191 kg की कर्व वेट के साथ ये बाइक आती है और स्टेबिलिटी इतनी बनती है कि टायर इसके अंदर आप लोगों को दोनों अलग साइजेस के मिलते हैं, स्टिल आपको काफी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो स्टेबिलिटी जहां पर बात हो, कंफर्ट की बात हो, तो मीटियोर उसमें बहुत आगे है। प्लस राइडर के लिए जो सीट का यहां पर पोर्शन है वो काफी बड़ा है। अगर मैं आपको बैठ के दिखाता हूं, राइडिंग ट्रायंगल किस तरीके से मिलता है, देखिए यहां पर कुछ इस तरीके से बैठ के आगे फॉरवर्ड जो मेरे पैर जा रहे हैं और जो हैंडल जो आपको मिल रहा है वो आपकी तरफ थोड़ा सा आ रहा है, जिससे आप लोगों को एक ज्यादा कंफर्टेबल पोस्चर मिल रहा है, जो आप लोगों को किसी एडवेंचर टूरर में नहीं मिलता। एडवेंचर टूरर में आपको थोड़ा स्ट्रेट होकर बैठना पड़ता है और वहीं स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर आप लोगों को लीन होकर बैठना पड़ता है। तो ये कंफर्ट यहाँ पर जो मिल रहा है ये क्रूजर में ही मिलता है और ये चीज पूरी तरीके से क्रूजर बताती है और चलाने में ये चीज फील भी होती है। जब आप इस बाइक को लेने जाइएगा या फिर देखने जाइएगा तो टेस्ट राइड जरूर करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ और किस स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो पहला खासियत इसकी यही है कि कंफर्टेबल है और जिस पर्पस के लिए ये बाइक बनाई गई है क्रूजिंग के लिए, उसमें ये बिल्कुल खरी उतरती है। अब वैसे तो ये रॉयल एनफील्ड की बाइक्स जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लासिक होती हैं और ये क्लासिक थीम के साथ आती हैं, लेकिन क्लासिक में अगर मॉडर्न फीचर मिल जाते हैं तो एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और वही चीज़ इस बाइक के अंदर भी देखने को मिलती है, क्योंकि हाल ही में जो अपडेट इसके अंदर आया है कुछ चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोग को अब LED हेडलाइट्स मिलने लगी हैं, जिस तरीके से आप लोग को सुपर मीटियोर में देखने को मिलती है वही LED हेडलाइट्स इसके अंदर मिलने लगी हैं। LED इंडिकेटर्स दिए जाने लगे हैं जो आप लोग को रात में ज़्यादा खूबसूरती के साथ इंडिकेशन दे देते हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ट्रिपल नेविगेशन मिलने लगा है जो गूगल मैप से एसोसिएटेड है, मतलब आप लोग को मोबाइल होल्डर लगाने की जरूरत नहीं है। गूगल मैप्स इसके अंदर आता है, कलर्ड आता है और यहाँ पर आप पेयर करके, ये स्टैंडर्ड है, ये बेस मॉडल आपके सामने खड़ा है, स्टिल इसके अंदर आप लोग को ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है, जो आप लोग पहले एक्सेसरीज की तरह लगवाते थे और आप लोग को एक्सेसरीज नहीं बल्कि स्टैंडर्ड इसके अंदर दिया जा रहा है, जो कि ट्रिपल नेविगेशन है। साथ ही आजकल जितने भी मोबाइल चार्जर्स हैं वो आप लोग को टाइप सी मिलने लगे हैं और टाइप सी जहाँ पर चार्जर होता है वहाँ पर आप लोग ईजिली बाइक के चार्ज लगा सकते हैं। लेकिन पहले इसके अंदर USB चार्जर मिलता था जहां पर आप लोग को टाइप A मिलता था, लेकिन यहां पर अब आप लोग को जो है टाइप C चार्जर मिलने लगा है, जो यहां पर कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो टाइप C चार्जर मिलने लगा है, मॉडर्न फीचर्स दे दिए गए हैं, LED लाइटिंग मिलने लगी है, ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है और गूगल मैप्स का नेविगेशन है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी भी बहुत है और कलर्ड होने की वजह से विजिबिलिटी भी अच्छी रहती है। तो ये सारी चीजें इस बाइक को और बेहतर बनाती हैं और क्लासिक के साथ साथ मॉडर्न का कॉम्बिनेशन बना देती है। अगर आप लोग बाइक लेना चाहते हैं लेकिन सोफे जैसी सीट्स चाहते हैं तो वो तो आपको इसके अंदर ऑफर करी जा रही है, लेकिन इस बाइक के अंदर स्टेबिलिटी अगर ना हो तो ये सारी सोफे वाली सीट भी आप लोग को चेयर वाला फील देती है। लेकिन इस बाइक के अंदर स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि इसके अंदर J सीरीज का 349 सीसी का इंजन मिलता है और ये वही इंजन है जो रॉयल एनफील्ड की बाकी 350 सीसी बाइक्स के अंदर ऑफर किया जाता है। तो बहुत रिलायबल इंजन है, बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब ये काफ़ी बाइक्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड वाला जो फैक्टर है वो इसके अंदर ऐड हो जाता है। प्लस जब आप लोग इस बाइक को राइड करते हैं 80-90 किलोमीटर की स्पीड पे भी जब आप लोग इस बाइक को राइड करेंगे, बाइक के हैवी वेट होने की वजह से, सोफा स्टाइल सीट होने की वजह से और इसके सस्पेंशन जो है बहुत ही स्टेबल होने की वजह से आप लोगों को जो कंफर्ट मिलता है वो भी बहुत मिलता है।
इंजन के अंदर जो शिफ्ट अब आप लोग को मिलने लगा है वो ज़्यादा स्मूथर मिलने लगा है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिलने लगा है स्लिपर और असिस्ट क्लच, जो इसके प्रीवियस मॉडल के अंदर नहीं मिलता था। अब आप लोग जब इसका क्लच चला के देखेंगे तो आप लोग को फील हो जाएगा कि जो पहले हैवी क्लच आपको मिलता था वो अंदर आपको इसके अंदर अब नहीं मिलता है, बहुत ही स्मूथ है। मैं आपको ध्यान से दिखाता भी हूँ कि एक उंगली से अगर मैं दबाना चाहूँगा तो यहाँ पर आप एक उंगली से इसका क्लच दबा सकते हैं और आसानी से गियर चेंज हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्लिपर और असिस्ट क्लच, जो इसके अंदर अब बाइक के अंदर दिया जा रहा है। तो मॉडर्न बाइक्स बन चुकी है, क्लासिक हो चुकी है, बस मीटियोर के अंदर आप लोगों को फीचर भी अपडेट कर दिए गए हैं, बट इंजन स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कमाल की है। तो भाई अगर आप बाइक लेने से पहले चलाना ज़रूरी है और आप ट्राई करिएगा कि डीलरशिप पे जाके उनको बोले कि मुझे हाईवे पर चलाकर देखना है, क्योंकि ये बाइक सिटी में चलाने के लिए नहीं बल्कि क्रूज़ करने के लिए बनी है। तो क्रूज़ करके देखिएगा, देन डिसीजन बनाइएगा। तो अब बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा हमेशा ये होता है कि आखिर बाइक के अंदर फीचर बहुत अच्छे हैं, क्लासिक है, मॉडर्न है, लेकिन वो चीज़ आपको डिपेंड नहीं करता है, वो चीज़ आपसे आपको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बाइक पैसा वसूल है फिर नहीं, प्राइस कैसा है। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा है, चाहे जितने फीचर भी दे दे, आपके पॉकेट पे असर कर रहा है तो फिर आप उसको नहीं लेते हैं। लेकिन प्राइस पर बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि ये बाइक अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफिस के लिए लेनी है या फिर बिजनेस के लिए लेनी है, आप लोग अपने घर से अपने बिजनेस पे जाना चाहते हैं या फिर अपने ऑफिस पे जाना चाहते हैं, तो आप लोग इस बाइक से चला सकते हैं। मतलब सिटी में चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। 191 kg का वेट, 350 सीसी के आसपास इंजन होने के बावजूद इसके अंदर आप लोगों को बहुत हैवी फील नहीं होता है। स्टेबिलिटी मिलती है और कॉन्फिडेंस मिलता है सिटी के अंदर भी। प्लस ओकेजनल जो लोग राइड करना चाहते हैं, मान लिया आपने 5 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, वीकेंड पे आप राइड करना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप बना के आप लोग घूमना चाहते हैं, ऐसी डुअल पर्पस के लिए बाइक चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बाइक काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो मुझे लगता है कि डुअल पर्पस के लिए सिटी वर्जन के लिए भी अच्छी रहेगी। बट हाँ, अगर सिटी वर्जन में आप माइलेज बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 70-80 किलोमीटर पर लीटर का मिलेगा, तो वो देखिए नहीं मिलने वाला है। 350 सीसी का इंजन है। माइलेज की जहां पर बात आती है तो माइलेज तकरीबन 37 किलोमीटर पर लीटर तक का भी यूजर ने रिपोर्ट किया है। बाकी मैं राइड करके आपको बताऊंगा कि कितना माइलेज मुझे मिल रहा है, किस तरीके से बाइक चल रही है, क्या फील होती है, वो हम बात करेंगे राइड रिव्यू के अंदर। बट अप्रॉक्सीमेटली माइलेज की अगर बात करते हैं, इकोनॉमी पे अगर आप चलाते हैं तो तकरीबन 32 से 35 किलोमीटर पर रेंज के आसपास आप लोग को पर लीटर में मिल जाएगा। बाकी सिटी और हाईवे दोनों के लिए ये बाइक बनाई गई है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। ये मेरे सामने जो मॉडल खड़ा है, टोटल 4 वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं। फायरबॉल से स्टार्ट होकर सुपरनोवा तक ज़्यादा है। फायरबॉल है, स्टेलार है, अरोरा है और उसके बाद हमारा सुपरनोवा आता है। ये फायरबॉल है। फायरबॉल स्टार्ट हो जाता है 1,95,000 रुपीज़ से और जो टॉप मॉडल है वो 2,16,000 रुपये तक चला जाता है एक्स शोरूम। अब डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वहाँ पर आप लोगों को क्रोम एलिमेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्रोम कलर का ही आप लोगों को एग्जॉस्ट मिलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सारा ब्लैक आउट ट्रीटमेंट मिलता है, यहाँ पर बैकरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में वाइजर नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग कस्टमाइज करा सकते हैं। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के अंदर यही खासियत होती है कि कस्टमाइज पूरी तरीके से करा सकते हैं। यहाँ पर चाहे वाइजर भी लगवा सकते हैं, रैक्स भी लगा सकते हैं, पैनियर्स के लिए भी आप लोग रैक्स लगवा सकते हैं, वेइंग के लिए आप लोग यहाँ पर प्लेट लगा सकते हैं, पीछे आगे आप लोग यहाँ पर वाइजर लगा सकते हैं, नकल गार्ड्स लगा सकते हैं, इंजन गार्ड लगा सकते हैं, आगे आप लोग इंजन गार्ड लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 के अंदर अगर आप लोग करवा लेते हैं तो ये बाइक और भी ज़्यादा कमाल लगने लगती है। ये सारे मॉडिफिकेशन रॉयल एनफील्ड भी करता है, उनके पर्सनलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर भी होते हैं। साथ ही आप लोग आफ्टर मार्केट भी जाके कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के अंदर जो ऑफर करी जाती है इसकी खासियत में। लेकिन अब बात करेंगे कमियों की। अब ये समझ के आपने अच्छाई सुन के बाइक ले ली, फिर आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये तो इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम सुन के जाइएगा कि कमियां क्या है, देन डिसाइड करिएगा कि आपको बाइक लेनी है या फिर नहीं। तो अब सीधी बातें करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चीज़ मुझे कम पसंद आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर वो चीज़ बुरी है या फिर अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ और ज़्यादा होती तो बेहतर होती। सबसे पहले बात करूंगा इसके इंजन परफॉर्मेंस की। देखिए, इसके अंदर जो पावर मिलती है वो 20 bhp की मिलती है और 27 Nm का टॉर्क मिलता है। अब जहां पर कॉम्पिटिटर्स की बात है, राइवल्स की बात है, तो वहां पर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल रहा है, इससे ज़्यादा बेटर पावर फिगर्स मिल रही है। मैं उनका रैम नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं 350 सीसी के अंदर जो बाइक्स आती हैं उसके अंदर आप लोगों को लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग मिलती है मुझे, कि लगता है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर एक्सेलरेशन हो सकता था। हालांकि इस बाइक में मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि कोई अंडर पावर है, बट स्टिल जब आप 2 लोग बैठते हैं, लगेज वगैरह कैरी करते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर फील होने वाली है। अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा लगेगा कि यार थोड़ा और बेटर एक्सेलरेशन हो सकता था और आपको बेटर हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिल सकती थी। अब हालांकि इस बाइक को मॉडर्न बना दिया गया है, एलईडी लाइटिंग सेटअप दे दिया गया है, एलईडी इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं, लेकिन जहां पर बात होती है विजिबिलिटी की, तो देखिए एलईडी के अंदर विजिबिलिटी तो मिलती है, लेकिन अगर ठंड के मौसम की बात करें जो अभी चल रहा है, अगर आप फॉग लाइट
के अंदर जाना है, आप लोग को ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हाईवे पे बहुत ज़्यादा फॉग रहेगा, तो फिर आपको ये चीज़ काम नहीं करने वाली है। उसके लिए आपको अलग से ऑक्सिलरी लाइट वगैरह लगानी ही पड़ेगी, जहाँ पर आप लोग को जो है एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इन सब कंडीशंस की वजह से, जहाँ पर ऐसी कंडीशंस होती हैं, फॉगी वेदर होता है, तो वहाँ पर आप लोग को हैलोजन लाइट ज़्यादा बेहतर रहती है। एलईडी के अंदर विजिबिलिटी रहती है, लेकिन सिटी के अंदर रहती है, बट हाईवेज में अगर फॉगी कंडीशंस हैं तो वहाँ पर एलईडी इतना बेहतर काम नहीं करती, जो सिर्फ इसी बाइक के लिए नहीं बल्कि दूसरी बाइक्स के लिए भी है। तो ये एक आपको रिमाइंडर है कि अगर आप ये बाइक ले रहे हैं और फॉगी कंडीशंस में जाने का सोच रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवानी पड़ेगी। और खासियत ये है इस बाइक के अंदर कि आप लोग आसानी से सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर करवा सकते हैं। तो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 अपने सेगमेंट की एक किंग मोटरसाइकिल है जो बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इस बाइक के अंदर जहां पर आप लोग टॉप स्पीड पे लेके जाएंगे, देखिए टॉप स्पीड के अंदर 114 किलोमीटर पर आवर की मिल रही है, लेकिन जब आप लोग क्रूजर बाइक से हाईवे पर क्रूज करते हैं और मान लीजिए कि आपने लगेज वगैरह भी लगा रखा है, साथ में पिलियन भी है, तो 90 किलोमीटर की स्पीड पे जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेसिव वाइब्रेशन देखने को मिलने लगेगी, जो इसके फुटपेक्स और हैंडल बार पे फील होने लगती है। हालांकि पहले के मुकाबले रॉयल एनफील्ड की बाइक अब बहुत इंप्रूव हो चुकी है। जो वाइब्रेशंस और जो नॉइजेस हुआ करती थी, जो हार्शनेस आपको मिलती थी टॉप स्पीड्स पे, हाई स्पीड्स पे, वो अब नहीं मिलती है। बट स्टिल इसके अंदर वो चीज़ खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोग हाई स्पीड्स पर क्रूज कर रहे हैं 90-100 के आसपास, तो वो एक्सेसिव वाइब्रेशन आपको फील होने लगेगी और आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के ही इस बाइक को डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए अगर ये मैटर करता है तो थोड़ा सा आप एक बार फिर सोच लीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, इतना हाई स्पीड पर आपको नहीं क्रूज करना है, तो देन आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाली है। अब सवाल ये है कि आखिर अगर आप मीटियोर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अगर आपका रिक्वायरमेंट्स मैच करती है तभी लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये बाइक क्रूजर लवर्स के लिए बनाई गई है। ऐसे लवर्स जो डुअल पर्पस बाइक चाहते हैं, मतलब सिटी में भी चलाना चाहते हैं और हाईवे पर भी क्रूज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक क्लासिक फील चाहते हैं बाइक के अंदर, मतलब वो मॉडर्न सुपर बाइक्स वाला जो फील होता है वो नहीं चाहिए, क्रूजर चाहिए और क्लासिक चाहिए, तो फिर आप ले सकते हैं। तीसरा, कंफर्टेबल बाइक चाहते हैं और स्ट्रेस आउट बाइक चाहते हैं जहां पर आप लोग को ज़्यादा सर्विस वगैरह का इशू ना हो, तो फिर आप लोग रॉयल एनफील्ड के लिए जा सकते हैं। लेकिन कमी और ऐसे पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने होंगे वो ये है कि भाई अगर आप ऐसे बायर हैं जो स्पोर्टी बाइक चाहते हैं, जहाँ पर स्पोर्टी फील मिले, वो आप ज़्यादा रैश तरीके से चलाएं, रगेड तरीके से चलाएं, बार बार एक्सीलरेट करके चलाएं, तो फिर यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसे बायर हैं जो एक डुअल पर्पस बाइक चाहते हैं सिटी के लिए, ऑफिस के लिए, या फिर हाईवे क्रूजिंग के लिए, या ओकेजनल राइड्स पे जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है जो बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस भी नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चॉइसेस आपको मैच करती हैं तभी आप लोग इस बाइक के लिए जाइएगा। बाकी ओवरऑल बाइक में बहुत ज़्यादा मेजर कमियां नहीं है और ना ही मैंने कोई निट पिकिंग करी है। मैं आपको सारी वो डिटेल बता रहा हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और लोग ध्यान नहीं देते हैं। बट कुछ चीज़ें और ऐसी हैं जो मैंने शायद अभी नहीं बताई हैं, वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे रील्स में बताऊंगा और यूट्यूब की शॉर्ट्स में बताऊंगा, तो वो चीज़ आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी राइड कैसे होती है, किस तरीके से ये बाइक चलती है, वो आपको मैं राइड रिव्यू में बताऊंगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है इस बाइक की तो रिव्यू देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में यही था। जाने से पहले हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोटोनॉमिक्स 1 डाल के हमें फॉलो करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।